नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे कैबिनेट के बड़े फैसलों की जो आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। आज कैबिनेट की बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को दी गई मंजूरी। आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा और इस मिशन से करीब करीब 6 लाख नई नौकरियां मिलेंगी। 2021 में ग्लासगो में COP26 के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो भारत द्वारा महत्वाकांक्षी कदम उठाने की जो घोषणा की थी और अपने भारत को 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा था, पंच अमृत की बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर कही। वही 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से क्लाइमेट क्षेत्र में क्वांटम जंप देने के लिए उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के बारे में खुलकर चर्चा भी की और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तिरंगे को साक्षी मानकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी और इसी को ही आज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपनी स्पीच में नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लॉन्च की घोषणा की थी। इस मिशन का उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए डायरेक्ट इंसेंटिव उपलब्ध कराना है। साथ ही ग्रीन पावर सोर्सेस के हाइड्रोजन पैदा करना भी इसका एक लक्ष्य है। इसका लक्ष्य भारत को हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग के ग्लोबल हब के रूप में विकसित करना भी है। इस मिशन के और क्या लाभ हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान डॉक्टर पीके जोशी, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जोशी, आज सरकार ने एक बड़ी पहल की है और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इस मुद्दे पर हम आगे बात करें उसके पहले बहुत जरूरी हो जाता है कि हम आम दर्शक को समझाने के लिए आप ये बताएं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है और उससे निकली ऊर्जा बाकी स्रोत से निकली ऊर्जा से कितनी अलग होती है। जी नमस्कार। जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो वास्तविकता में ये कलरलेस गैस है, लेकिन इसको डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं, जैसे ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, और आज हम ग्रीन हाइड्रोजन पे बात करेंगे। जो ब्राउन हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन मुख्यतः जब वाटर को स्प्लिट किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, उससे जो हाइड्रोजन प्राप्त होती है उसका इस्तेमाल करके हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ब्राउन हाइड्रोजन है उसमें मुख्यतः कोल का इस्तेमाल किया जाता था, ग्रे में मीथेन और नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता था और दोनों ही कार्बन फ्रेंडली नहीं थे, मतलब दोनों से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का उत्सर्जन होता था। ब्लू हाइड्रोजन जो है उसमें हम लोग नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उसमें कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं। तो यदि आप ब्राउन, ग्रे और ब्लू को देखें तो तीनों में जो हम मुख्य जो सोर्स है एनर्जी का वो या तो कोल है या नेचुरल गैस है। जबकि ग्रीन हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो जो इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल है, इधर वो विंड से आएगी, सोलर से आएगी या हाइड्रो से आएगी। तो ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है जिसमें हम वाटर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लेकिन इसमें इस तरह के ईंधनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है जिससे पॉल्यूशन हो और ना ही इससे कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। तो इसलिए इसको ग्रीन टेक्नोलॉजी के तहत ग्रीन हाइड्रोजन का नाम दिया गया है। प्रोफेसर साहब, ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो भारत के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ऐसा है कि भारत की आज जो स्थिति है क्लाइमेट चेंज में बहुत ही मुखर रूप से भारत ने एक अपना प्रतिनिधित्व दिया है और उसमें जो ग्लासगो में हुआ या इजिप्ट में जो डिस्कशंस हुए उसमें इंडिया ने कमिटमेंट दिए हैं कि हम लोग शिफ्ट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ और कहीं ना कहीं हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे 2070 तक। और यदि हमें इन कमिटमेंट्स को पूरा करना है और क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन या अडेप्टेशन को एड्रेस करना है तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना है। दूसरी तरफ हम देखें तो भारत अभी भी
प्रगति के मार्ग पर है। ये अभी डेवलप्ड नेशंस में काउंट नहीं होता है और हमें काफी अरसा लगेगा उस लेवल तक जाने के लिए। तो अभी भी हमारा डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, खासतौर इंडस्ट्री में और एनर्जी यूसेज में। तो जो आज की तारीख में जिस तरह की चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं और खासतौर कोल और नेचुरल गैस, तो मोटे तौर पर 90% जो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं सेल्फ सस्टेन बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। साथ के साथ जो हमारा कमिटमेंट है क्लाइमेट चेंज की तरफ, उसको भी एड्रेस करना है। लेकिन ये करते हुए हमें यह भी देखना है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी में एफिशिएंसी लाएं। जैसा कि आपने पहले प्रश्न में पूछा कि ग्रीन हाइड्रोजन में क्या खासियत है अन्य जो हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं, तो यदि हम ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो लगभग 70 to 80% ऑफ एफिशिएंसी आती है। तो इसका मतलब आपका जो इनपुट जो है वो कम हो रहा है। और साथ के साथ क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, कार्बन न्यूट्रल है, तो जो आपका कमिटमेंट है कि आप अपना पॉल्यूशन कम करेंगे, क्लाइमेट चेंज में आपकी भागीदारी को कम करेंगे, उसको भी आप इससे मीट कर सकते हैं। प्रोफेसर जोशी, हम जब इस पर रिसर्च करते हैं, इसकी जब चर्चा आती है, तो लोग कहते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो भारत की प्रकृति के लिए बड़ी मुफीद है, यहाँ पे उसका निर्माण बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। इसकी क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन में जो आपको चाहिए, एक तो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसमें सोलर और विंड अपने में एक जो हमारी स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, तो हम लोग ब्लेस्ड हैं सनलाइट से भी और विंड से भी। और साथ में पानी चाहिए, तो आपका जो जितना कोस्टल एरिया है तो वाटर अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो आपके पास वाटर भी अवेलेबल है, सनलाइट भी अवेलेबल है और विंड भी अवेलेबल है। तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति जो है ये एक अपने में बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि हम एक ट्रांजिशन फेज में हैं एज अ कंट्री इन टेक्नोलॉजी, तो जो वो ट्रांजिशन फेज में अगर हम रिन्यूएबल की तरफ जाते हैं तो हमारी सक्सेस स्टोरीज और बेटर होंगी। तो वो भी एक वैल्यू ऐड करता है टुवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन। प्रोफेसर जोशी, ये बार बार कहा जा रहा है कि 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन भारत अब उत्पादन करेगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी आगे जाएगी, उसको कितना लाभ मिलेगा? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आप इसको इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं या बड़े ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, आप 80% एफिशिएंसी गेन करते हैं, तो आप उधर कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। साथ के साथ अगर आप इसको पोटेंशियली प्रोड्यूस करते हैं और अगर जो हमारा उद्देश्य है कि हम एक ग्लोबल हब बने, तो ग्लोबल हब बने और इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बहुत मार्केट अवेलेबल है। जैसे हम ईस्ट एशिया की बात करें तो लगभग जो आज का जो अनुमान है तो 10 मिलियन टन्स की रिक्वायरमेंट है ईस्ट एशिया में। तो ऐसा हो सकता है कि भारत एक सोर्स बन जाए फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर ये और एक्सटेंड करना चाहे और यूरोपियन देशों की तरफ जाना चाहे तो उसमें लगभग $20 मिलियन की मार्केट है। तो आपको इसको इन हाउस डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो आपको बेनिफिट मिल ही रहा है, साथ के साथ आप एक अच्छे एक्सपोर्टर बन सकते हैं, जिससे आपकी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। प्रोफेसर जोशी, एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि जब हम इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर काम करेंगे तो सरकार को एक बहुत बड़ी सब्सिडी इसमें देनी पड़ेगी। जो सब्सिडी जो जाएगी और उसके बदले में जो ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से जो लाभ होंगे, अगर इनको तराजू पर तोला जाए तो कौन सा तराजू इसमें बाहरी नजर आता है? देखिए, जिस तरह से मैंने तकनीक को समझा है कि किसी भी तकनीक को आप जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट तो उसमें रहता है, और अगर आपको उसको लुक्रेटिव बनाना है और उसको और एक्सेप्टेबल बनाना है तो आपको कहीं ना कहीं सब्सिडी देनी होगी। यही जब सोलर मिशन शुरू हुआ और जब सोलर पैनल्स की बात हुई तो आपको ध्यान होगा कि गवर्नमेंट तब भी उसमें सब्सिडीज देती थी। तो आपको शुरू के कुछ सालों में आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी, लेकिन ग्रेजुअली हम देखेंगे कि इसकी कॉस्ट कटिंग भी होगी और साथ के साथ इसकी एक्सेप्टेंस के साथ जो सब्सिडी एज ए इंट्रोडक्टरी आप दे रहे हैं वो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा आपको इससे मुनाफा होगा आर्थिक रूप से, और जो भी आपकी एफिशिएंसी है इंडस्ट्रियल सेटअप में उसमें आपको इसका काफी मुनाफा होगा। प्रोफेसर जोशी, एक शंका बार बार व्यक्त की जाती है कि जो हाइड्रोजन गैस जो मिशन हाइड्रोजन गैस जो है, जो ग्रीन हाइड्रोजन की जो बार बार बात होती है, इसमें इसके साथ काफी ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी हैं जो हम इतिहास में देख चुके हैं कि जब जापान में सुनामी आई थी तो किस तरह से वहां पे प्लांट में विस्फोट हुआ था हाइड्रोजन की वजह से। तो क्या जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या उससे ये शंकाएं मिट जाती हैं? देखिए, जितना मुझे समझ आता है आज की तारीख में भी वो चैलेंजेस हैं, बिकॉज जो हाइड्रोजन गैस जो उसका बेसिक नेचर है कि वो ऑर्डरलेस है, वो कलरलेस है, तो वो अगर लीक होती है तो हमें शायद पता नहीं चल पाएगा।
लेकिन इसके साथ साथ मैं विज्ञान पे भी बहुत विश्वास करता हूं कि जिस तरह की शोध हो रहे हैं, जिस तरह के कार्य हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे। जैसे एक मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो इसको मिक्स किया जाएगा नेचुरल गैस के साथ, ताकि आप थर्मल पावर में इसको मोर एफिशिएंटली और बड़े ही जो आप प्रोटेक्टिव मैनर में इसको यूज कर पाएंगे। जो आपके जो सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन्स है या अमोनिया है, उसके वनस्पत इसका जो डेंजर्स हैं वो रिलेटिवली कम है, और जो इसका स्टोरेज में खासतौर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कि इसको सॉलिडिफाई किया जाएगा। तो इस तरह की जो न्यूअर जो टेक्निकल चेंजेस जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस तरफ जा रहे हैं कि जो इसका डेंजर्स जो हैं, जो इसके एक्सप्लोजिव होने के जो कारण जो हैं, उनको मिनिमाइज किया जाए। तो इस पे काफी अच्छे तौर पे रिसर्च भी हो रही है, और जब ये ऑपरेशनल लेवल में आएगा तो इन चीजों का जरूर ध्यान दिया जाएगा कि इससे जो भी जोशी, एक सवाल और है मेरा कि भारत ने इसके पहले सोलर एनर्जी पर भी बहुत काम किया, हमने विंड एनर्जी पर भी काम किया, हमने हाइड्रो एनर्जी पर भी काम किया, तो फिर क्या जरूरत पड़ी कि हमको हाइड्रोजन मिशन की तरफ जाना पड़ रहा है? देखिए, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली ये बात बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेप्टेबल है कि कोई एक फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हमारे सॉल्यूशंस नहीं दे सकती, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे इंडस्ट्री। हमें कहीं ना कहीं मोज़ेक लेना पड़ेगा और एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे। ब्यूटी ग्रीन हाइड्रोजन में यह है कि जो आपके पास सोलर का नेटवर्क होगा, जो आपके पास विंड पावर का नेटवर्क होगा, उसको यूटिलाइज किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए, ताकि आप सोलर को और विंड को पोटेंशियली यूज कर रहे हैं कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सके। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे की, ये इनको अलग टेक्नोलॉजीज ना देखा जाए, कंप्लीट जो बकेट है रिन्यूएबल एनर्जी का उसको देखा जाए। और जो इंडिया का कमिटमेंट भी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन जो है बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑप्शन अवेलेबल है, जिसको हार्नेस करने की कोशिश की जा रही है। प्रोफेसर जोशी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी दी। आप दूरदर्शन के साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। निश्चित तौर पर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत के उज्जवल भविष्य के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा। फिलहाल एक वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कैबिनेट में लिए गए कुछ और अहम फैसलों की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हाँ, उसके बाद डिस्कशन है, उसके बाद एक बाइट और है डैम पर शिमला। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कैबिनेट के बड़े फैसलों की, जो आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए। ऐसे एक महत्वपूर्ण फैसले में दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के लिए 2539 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है।
ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, ये इस बाइंड स्कीम के लिए 2021-22 से 2026 तक के लिए 2,539 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 2,539.61 करोड़ रुपीस की मंजूरी मिली है। इसके अंतर्गत दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा। अच्छे प्रोग्राम बने, कंटेंट अच्छा बने, उस दिशा में काम करने के लिए पैसा मिला है। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। HD, UHD इस तरह का वो सब में प्रावधान होंगे। पुराने ट्रांसमीटर्स जहां पर रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है उसको ट्रांसमीटर्स को बदलने का काम किया जाएगा। नए FM ट्रांसमीटर्स लगाए जाएंगे। जो 66% आज के समय FM के माध्यम से कवरेज है वो बढ़कर 80% से ज्यादा हो जाएगी देश भर में, ये भी इसमें से काम मिलेगा। LW एरियाज हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉर्डर एरियाज हैं। सबसे बड़ा काम इन क्षेत्रों में FM के ट्रांसमिशन को अपग्रेडेशन या नए लगाने का काम किया जाएगा। BIND योजना दूरदर्शन और आकाशवाणी को बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ अपनी सुविधाओं को व्यापक रूप से उन्नत करने में सक्षम बनाएगी। इस योजना के और क्या लाभ हैं, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी। अशोक टंडन जी, बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। दूरदर्शन और आकाशवाणी को भारत का दिल कहा जाता है, देश की धड़कन कहा जाता है। अब जब उसका एक नए स्टेज पर एक नया आधुनिकीकरण की शुरुआत हो रही है तो इससे आम जनता को, आम दर्शकों को इसका क्या लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आधुनिकीकरण की और इस माध्यम को और मजबूत करने की जो लगातार सरकार का प्रयास रहा है पिछले 8 वर्षों में, उसके प्रति आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी प्रतिबद्धता को और कड़े शब्दों में रखा है। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज जो पैसा दिया जा रहा है 2500 करोड़ से ज्यादा का, वो पहली बार हो रहा है या फिर वो आखिरी बार हो रहा है। क्योंकि ये जैसे आपने ठीक कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन ये एक तरह से लाइफ लाइन है देश की। दूर दराज के क्षेत्रों में और छोटे शहरों में जहां ये आज के प्राइवेट चैनल नहीं पहुंच सकते, वहां प्रसार भारती पहुंचता है, आकाशवाणी पहुंचता है, दूरदर्शन पहुंचता है। तो इसके लिए लगातार जो निरंतर प्रयास हो रहा है, उसी कड़ी में आज जो ये इस राशि की घोषणा की है सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने, उसमें जो विशेष बातें ये हैं कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आधुनिकीकरण की और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। तो विशेष तौर से जैसे मंत्री जी भी कह रहे थे कि 80% आबादी जो है अब रेडियो के साथ जुड़ेगी। हमारे आकाशवाणी के FM जो कवरेज है वो 80% देश की आबादी उससे जुड़ जाएगी। तो इसी तरह से जितने भी हम देखते हैं कि जनजाति क्षेत्र हैं या और हमारे वामपंथी उग्रपंथी से प्रभावित जो क्षेत्र हैं जहां ये प्राइवेट चैनल ना कभी पहुंचते हैं ना पहुंचने का प्रयास करते हैं, वहां पर दूरदर्शन पहुंचता है। और इसलिए वहां पर अब 8 लाख DD फ्री डिश जो है वो DTH सेट दिए जाएंगे टॉप। इससे एक तो पहुंच तो बनेगी, लेकिन इनके निर्माण से जुड़ी हुई जो एक रोजगार है वो भी देश में आगे बढ़ेगा। तो हम इस अपने माध्यम को, जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, उसको हम दुनिया के जितने भी इस तरह के सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके स्तर पर लाने का प्रयास हो रहा है। और उसी कड़ी में ये जो आज कदम उठाया गया है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है और ये स्वागत योग्य भी है कि सरकार इस ओर बहुत ही एक तरह से सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए, किसी तरह से पैसे की कमी की वजह से हमारा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर कहीं दुनिया के जो आज संपन्न देशों के ब्रॉडकास्टर हैं रेडियो या टेलीविजन, उनसे पिछड़ ना जाए। तकनीकी तौर पर भी नई तकनीक लाकर उनको अपग्रेड करना, जैसे मंत्री जी ने भी कहा। तो जहां जहां हमको नेटवर्क में नई टेक्नोलॉजी लानी है उसके लिए भी पैसा मुहैया कराया गया। तो इससे हम देखेंगे कि आने वाले समय में जो उन्होंने कहा कि 26 तक इसका जो प्रावधान दिया गया है, तो कोई कारण नहीं है कि दूरदर्शन को लोग जो हैं और अधिक से अधिक इसकी ओर आकर्षित ना हो, और जिससे कि लोगों तक हमारी जो बात है, भारत की बात है,
नए भारत के निर्माण की बात है, वो भी उन तक पहुंचे, इसके लिए ये आज बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। टंडन साहब, एक बात इस इस पे जो नई घोषणा हुई है, नई योजना लाई जा रही है आधुनिकीकरण की, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का भी बहुत खास ख्याल रखा गया है कि अच्छा कंटेंट, अच्छी टेक्नोलॉजी, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का भी ध्यान रखा गया है। तो क्या दूरदर्शन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी नई पहचान बना पाएगा? देखिए, जितने भी जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं आकाशवाणी के और दूरदर्शन के, उनको जब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे सक्रिय हुए हैं, तो जितना भी डायस्पोरा है, भारतवासी हैं, भारतवंशी दुनिया भर में रहते हैं, वो भी आज ऑल इंडिया रेडियो का बुलेटिन, दूरदर्शन का न्यूज बुलेटिन और साथ में जितनी भी भारत की खबरें हैं, क्योंकि लोग विश्वास करते हैं कि जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर खबर आती है वो सचमुच में वास्तविक होती है। तो उसके लिए जो दूर दराज में बैठे हुए दुनिया भर में भारतवंशी हैं, वो भी इस सुविधा को आज ले रहे हैं। और इसका और अगर आधुनिकीकरण होगा तो कोई कारण नहीं है कि केवल भारत ही नहीं और हमारे पड़ोसी देश, पूरी विश्व भर में जो भारतीय हैं या भारतवंशी हैं, वो भी हमारे दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़ रहे हैं और अधिक मात्रा में भी जुड़ेंगे। अशोक टंडन जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अलावा कैबिनेट ने आज एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश में 2615 करोड़ रुपए की लागत से सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 382 मेगावाट क्षमता वाले इस प्रोजेक्ट को सतलज नदी पर बनाया जाएगा। 382 मेगावाट के सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है। सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2614 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत जिसके ऊपर आएगी, उसको मंजूरी मिली है। ये सतलुज नदी पर बनेगा। जिला शिमला और मंडी, ये 2 जिलों में स्थापित होगा। इसकी क्षमता जो है 382 मेगावाट की है और इस प्रोजेक्ट का निर्माण जो है वो SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा और इसको 5 वर्ष 3 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DD न्यूज।